Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the chemical equilibrium. Let's start. Video we are going to discuss chemical equilibrium. बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसका कांस्टेंट कौन सा होता है और कांस्टेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, व्हाट इज के सी वैल्यू, व्हाट इज के पी वैल्यू, पीएच और पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशंस, ये तमाम टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, एंड फ्रॉम दैट थिंग वी विल कम ओवर द केमिकल इक्विलिब्रिया. ठीक है. सो बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, द फर्स्ट थिंग कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात की जाए, those reactions which can move in both directions, in which reactants can form products and products can recombine to form reactants again. ठीक है. Reversible reaction क्या होएगा? A reaction in which products can recombine. Products can recombine to form reactants. जो भी प्रोडक्ट्स किसी भी रिएक्शन में बनेंगे बेटा वो दोबारा से रिएक्टेंट बना सकते हो, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगे? दैट इज द ऑपोजिट थिंग. इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी? जिसमें प्रोडक्ट्स कैन नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन. प्रोडक्ट्स कैन नॉट रिकम्बाइन. बेटा अगर प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन नहीं हो रहे, इट मींस ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स आर नॉट कमिंग बैक. So that's why it is represented with the single arrow. Whereas जो reversible reactions होती हैं, in which products reactants की तरफ आ रहे हैं, reactants product की तरफ, products reactant की तरफ, reactants product की तरफ move कर रहे हैं in both directions, it occurs in the both directions. So in this way we have to mention the double arrow. ठीक है. जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होएगा तो डबल एरो को रिप्रेजेंट किया जाता है. बेटा जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं दे कैन नेवर गो टू कंप्लीशन. ठीक है. कंप्लीशन स्टेज की तरफ नहीं जा सकते रिवर्सिबल रिएक्शन. रीजन क्या होती है कि इफ यू हैव A plus B, these are two reactants and it is converting into C plus D. बेटा C और D जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दे आर कन्वर्टिंग इनटू द A एंड B अगेन. ठीक है. वो दोबारा से बैकवर्ड मूव करने लग जाते हैं. A से B मूवमेंट हो रही है, C से D की तरफ, C और D कंबाइन होके A और B की तरफ मूव करते जा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट कैन नेवर गो टू कंप्लीशन. और जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं दे कैन गो टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. कैन कंप्लीट. ठीक है. सो यहां पे रिएक्शन जो होएगा बेटा इट वुड बी लाइक दिस कि A एंड B आर कंबाइनिंग टुगेदर, इट इज गिविंग यू C एंड D, बट C और D कैन नॉट मूव बैक to form the reactants again. Got it? So in this way we can define the term chemical equilibrium. So what is chemical equilibrium? तो बेटा chemical equilibrium is the state at which the rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction. उस state को हम कहते हैं reversible
रिएक्शन में इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? दिस स्टेट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट. डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट. बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. तो बेटा इक्विलिब्रियम इट मींस द रिएक्शन इज मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस. तो यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है. ठीक है, ओनली इन द रिवर्सिबल रिएक्शंस. और अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ओनली द रेट्स आर इक्वल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन. बेटा दिस इज द मिथ और मिसपरसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग के डायनामिक इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होता है तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने की वजह से कंसंट्रेशंस जो होती हैं वो इक्वल हो जाती है. फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की कंसंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं होएगी. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी. हो सकती है बट इट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन. रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का इक्वल होना जरूरी है. दिस इज एन एसेंशियल कंडीशन, द फर्स्ट थिंग. सेकंड बेटा जब भी इक्विलिब्रियम अचीव होएगा ना तो उसके लिए क्लोज सिस्टम होना चाहिए. Equilibrium can only achieved in the closed system. For example, if you have this container closed, यहां पे आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो CaCO3 को. बेटा जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे it will give you कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में होते हैं तो वो मूव करेंगे. ऐसा ही है. बट इफ यू हैव अ क्लोज सिस्टम इट विल रिमेन इनसाइड दैट सिस्टम. सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो यहां पे हमारा ये सिस्टम है. दिस container is our system in which the chemical reaction is taking place. Calcium carbonate को heat करने से it is breaking down, it is decomposing into the calcium oxide and carbon dioxide. Carbon dioxide की जो गैस के molecules यहाँ पे form हो रहे हैं बेटा वो बाहर नहीं जा सकते. तो calcium oxide और carbon dioxide can recombine to give you the calcium carbonate again. ठीक है, calcium oxide plus carbon dioxide can give you the calcium carbonate. So, यानी कि दोनों रिएक्शंस मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड भी मूव कर रहे हैं और रिवर्स भी मूव कर रहे हैं. एंड व्हेन दे विल हैव द सेम रेट. रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, इसको हम कहते हैं रेट. द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी कि A प्लस B से C प्लस D में जितना कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंजिंग आ रही है C प्लस D से A प्लस B में कन्वर्जन भी उसी रेट से हो रही हो तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके ओके, व्हाट इफ द सिस्टम इज ओपन लाइक दिस? तो तब क्या होता? बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को ही आपने हीट करना है. After heating, it will give you calcium oxide plus carbon dioxide. बेटा carbon dioxide तो गैस है, so the gas molecules will escape out from this system. तो जब गैस के molecules यहाँ से escape हो गए तो we are just left with the calcium oxide now. तो क्या calcium oxide calcium carbonate में convert हो सकता है? No, it is not possible. So that's why it is essential कि dynamic equilibrium if you want to achieve तो there must be a closed system, not the open system. If the system is open, तो gases वहाँ से eliminate हो जाएंगी, escape हो जाएंगी और जो products बने हैं we cannot get the reactants again by using the incomplete products. ठीक है? So dynamic equilibrium की एक condition rate की, दूसरी condition closed system की, तीसरी कि बेटा जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है
आफ्टर दैट कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं आती, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट ग्राफ्स ओवर हियर, हैव अ लुक ओवर ऑन दिस नाउ। अगर यहां पे है कंसंट्रेशन ऑन द y axis and on the x axis we have time, concentration time ग्राफ है ये। बेटा ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे कि दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती जा रही है। रीजन, स्पीड क्यों कम होती जा रही है? बिकॉज यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है सब्सटेंसेस की। तो दिस वन इज शोइंग यू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। कोई भी एक रिएक्शन आप यहां पे सपोज कर सकते हो, इफ यू हैव H2 plus I2 it forms HI, और यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। इक्विलिब्रियम किस जगह पे एस्टैब्लिश होएगा? व्हेन वी विल हैव द सेम रेट्स, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए। तो बेटा लेट्स सपोज दिस इज H2 plus I2 is converting into HI। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज क्यों कर रहा है? बिकॉज दीज रिएक्टेंट्स are converting into the product, so concentration बेटा कम होती जा रही है, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता जाएगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होएगी उतना ही रेट ज्यादा होएगा। इफ द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग द रेट डिक्रीजेस, डजंट मैटर वो फॉरवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो बेटा स्टार्टिंग में वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में जीरो प्रोडक्ट था, ठीक है। सो यानी कि जीरो HI था, हाइड्रोजन आयोडाइड था। विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ना कुछ हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते रहे, HI की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कंसंट्रेशन ऑफ HI इंक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंक्रीज होती जा रही है। हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस एंड अल्टीमेटली दे विल रीच एट दिस पॉइंट, बोथ विल रीच एट दिस पॉइंट, जिसके बाद वी आर ऑब्जर्विंग कि बेटा कोई चेंज आ ही नहीं रहा, कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट नाउ। यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट, कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग आफ्टर दैट, तो इट मींस अ रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम। तो बेटा इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ऑल्दो दिस इज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन ग्राफ से आपने ये चीज़ों को समझना है। ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट ग्राफ्स ओवर हियर। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ये है, इट मींस कि हम यहाँ से रेट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेटा जहां पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी उस पॉइंट को हमने कहना है कि यहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। सो अगर ये ग्राफ आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए एट विच पॉइंट इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड, लेट मी हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, और this is point D, जी, and this is also चलो इसको E कह देते हैं। तो बेटा कौन से पॉइंट्स है जहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, जहां पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है? तो वी कैन ऑब्जर्व कि बेटा यहां से इसके बाद से कोई चेंजिंग नहीं आ रही। D में वी आर ऑब्जर्विंग कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, सो E में भी इसके बाद देयर इज नो चेंज ऑब्जर्व्ड, तो यहां पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है D और E में, तो इट मींस इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड। गॉट इट? बट इस ग्राफ को किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस लाइन?
ये लाइन क्या आपको बता रही है बेटा? वी आर ऑब्जर्विंग कि आहिस्ता 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 ये आपके पास इंक्रीज करती जा रही कंसंट्रेशन, और दिस लाइन इज शोइंग यू द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। अगर मैं इस लाइन को कहूं कि ये प्रोडक्ट्स की लाइन है, सो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे इसके बाद कोई चेंज नहीं आ रहा। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, बट आफ्टर दैट देयर इज नो चेंज। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, रेट दोनों के इक्वल हो गए। अगर इसको हम कहें कि ये प्रोडक्ट की लाइन है, सो बेटा स्टार्टिंग से यहाँ तक तो प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ है, लेकिन आफ्टर दैट ये कांस्टेंट हो गया, देयर इज नो चेंज ऑब्जर्व्ड। कोई भी इनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा, तो इट मींस कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश में बेटा कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना ज़रूरी है, दैट इज़ अनदर पॉइंट। डजंट मैटर कि वो कंसंट्रेशन क्या है, ऑल्दो यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 है। लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू रैंडम वैल्यू, दैट इज मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट है, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this is 10. तो बेटा we observed कि यहाँ पे this line is showing you approximately 8 के आसपास, और we observed कि यहाँ पे we are getting approximately 1. तो कंसंट्रेशन तो है यहाँ पे इस लाइन की 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, बट दिस लाइन इज शोइंग यू द कंसंट्रेशन 8 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। बेटा एक रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, अगर इफ दिस इज द लाइन ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट्स की जो लाइन है दैट इज 8 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ये रिएक्टेंट्स की जो लाइन है दैट इज 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आफ्टर दैट वी आर नॉट चेंजिंग, वी आर नॉट ऑब्जर्विंग एनी चेंज। तो बेटा जहां पे कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो गई है, ऑल्दो दे आर नॉट इक्वल, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है बट कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इक्वल और कांस्टेंट में फर्क समझ आ गया जी। सो जहां पे कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, सो वी कैन नेम दैट थिंग इक्विलिब्रियम, गॉट इट। सो Which of the following is an example of heterogeneous equilibrium? बेटा दो टाइप्स होती हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की, homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium. I am mentioning few of the examples over here. होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। homogeneous equilibrium, homo means same, hetero means different, ठीक है। तो heterogeneous में reactants और products are in the different phase, डिफरेंट फेज होएगा, डिफरेंट फिजिकल स्टेट होएगी। अगर रिएक्टेंट्स आपके पास गैसेस हैं तो प्रोडक्ट आपके पास सॉलिड फेज में होएगा, ठीक है। इफ बोथ आर इन द गैसियस स्टेट तो इट मींस कि वो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। तो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जांपल इफ यू हैव H2 प्लस I2 इट फॉर्म्स 2HI। बेटा इज दिस होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस? This is gas, this is gas, this is also a gas, ठीक है। So it means this is homo, homogeneous equilibrium। B option को देखते हैं। If you have N2, that is very common reaction, Haber's process का, N2 plus H2, it forms ammonia. This is Haber's process. Nitrogen is a gas, hydrogen is a gas, NH3 is also a gas. So we have gases on both sides. Reactants में भी और products में भी, again this is homogeneous equilibrium. We have this reaction is used in the contact process. मैं वो तमाम reactions लिख रहा हूँ which are important. SO2 plus O2, it forms SO3. For balancing this equation, we can put 2 in the beginning of sulfur dioxide and sulfur trioxide. Now this equation is balanced. Sulfur dioxide is a gas, oxygen is a gas, sulfur trioxide is also a gas. So beta we have gases on both sides. This is again homogeneous equilibrium. And the last option is
We can take magnesium carbonate या calcium carbonate. We use that example, calcium carbonate भी ले सकते हैं, magnesium carbonate भी ले सकते हैं. And if this is a closed system तो equilibrium establish किया जा सकता है. And after the decomposition, thermal decomposition, it will give you the magnesium oxide and carbon dioxide. तो बेटा this is a solid substance. Magnesium oxide is a solid substance. Carbon dioxide is a gaseous substance. So now we have different phase. A gas और यहाँ पे solid है. Reactant is a solid, but we have gas or solid substances both on the product side. तो बेटा ये है आपके पास heterogeneous catalysis. Different है physical states. तो बेटा होप सो homogeneous and heterogeneous equilibrium का concept clear हो गया होगा. So along with this thing, now we have to move towards the last content of this video. इसके बाद इसी वीडियो का दूसरा पार्ट भी हम इसके साथ शेयर करेंगे. That is law of mass action. बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द गैसेस. ये स्टेटमेंट इसकी क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या? इट एक्चुअली गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट्स और इक्विलिब्रियम से रेलेवेंट ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. इट सेज कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस. डिफरेंट सी लग रही है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ. द रेट ऑफ रिएक्शन is RXN is the short form of reaction, is directly proportional to the product of the molar concentrations of reacting substance. बेटा जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टिंग जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, उनका जो प्रोडक्ट होएगा वो मेंशन करना होगा. फॉर एग्जांपल H2 plus I2 और इट कन्वर्ट्स इनटू HI. तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हम बात करते हैं तो बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या बन रहा है? HI. इसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं? H2 I2. तो बेटा RF उसमें क्या आ जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 इन द ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में, जिनको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, डॉट I2. बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करने के लिए वी कैन यूज K जो कि कांस्टेंट होता है. सो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा. RF बिकम्स इक्वल्स टू KF A दैट इज H2 and B दैट इज योर I2. यहाँ पे H2 ही लिख लें, H2 and I2 that is KF equals to RF. तो we have this expression. ठीक है. The above one is general expression जो A और B substances के लिए यूज कर सकते हो. अगर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे तो बेटा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होएगा? RR that is directly proportional to reverse reaction का reactant कौन सा? We have HI in this case, so it is directly proportional to HI. But now you can see two moles associated with this thing. तो बेटा जो moles होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आ जाएंगे पावर में. So this is the expression. So अगर इसी को आप convert करते हो equality में, so RR that is equals to KR that is the constant of the reverse reaction into HI का square.
बेटा इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. तो एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन? एट इक्विलिब्रियम पे क्या होएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर, यानी कि आर एफ और आर आर दोनों इक्वल हो जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. तो आर एफ की वैल्यू क्या है? वी हैव के एफ इंटू H2 dot I2 that is equivalent to KR into HI का स्क्वायर. सो बेटा KC एक्सप्रेशन यहां से हम ड्राइव कर लेंगे. दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि KF ओवर KR को एक्सप्लेन करता है. तो KF over KR is called as KC. That is equilibrium constant. तो बेटा it will give you the final product HI का स्क्वायर, जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की फॉर्मेशन में आप लिख सकते हो, H2 इंटू I2. यानी कि KC को याद रखने के लिए हम कह सकते हैं concentration of the product divided by the concentration of the reactant. This is your KC expression. We are going to discuss the units, the factors affecting on the KC और KC expression किस तरह से निकाले जा सकते हैं. इन तमाम reactions को we are going to discuss. So beta, now have a look over the KC expression and KP expression और उनके units को किस तरह से drive किया जा सकता है. So we'll solve few examples to understand the KC expression and KP expressions. So let's start. बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं जी, H2 प्लस I2 इट फॉर्म्स HI, हाइड्रोजन आयोडाइड. बेटा इसका KC एक्सप्रेशन किस तरह से निकाला जाएगा? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट करते ही KC एक्सप्रेशन वुड बी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. प्रोडक्ट क्या है आपके पास? यू हैव HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, दैट इज अ कलरलेस गैस. सो बेटा उसके जो मोल्स हैं वो पावर में आ जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशंस जो रिएक्टेंट की हैं. ठीक है जी, I2 दैट इज हैविंग द पर्पल वेपर्स. आयोडीन जो होती है वायलेट कलर पर्पल शेड मेंशन कर सकते हो. सो KC का आपके पास एक्सप्रेशन आ गया. बेटा नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द KC यूनिट. बेटा KC यूनिट के लिए इट इज नेसेसरी कि आपको उसका एक्सप्रेशन बनाना आता हो, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. और रिएक्टेंट में यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि बेटा इफ वी हैव मोर देन वन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, नॉट दैट साइन जो कि आपके इक्वेशन में होएगा. गॉट इट? सो KC यूनिट किस तरह से निकालना होता है? बेटा एक स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है दैट मीन्स मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर. ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. KC यूनिट की बात कर रहे हैं तो मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि कंसंट्रेशन को यहां पे एक्सप्रेस कर रहा है, एंड कंसंट्रेशन मींस मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर. तो बेटा यहां पे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ही हम यूज करेंगे. मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसकी पावर जो होएगी इट वुड रिमेन सेम 2 डिवाइडेड बाय मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर into मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर. तो बेटा we have 2 moles in denominator and 2 moles over here. तो बेटा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. So we don't have any unit for this type of expression. This is very important question कि अगर दोनों साइड पे रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट्स के मोल इक्वल होंगे, इन दैट केस देयर वुड बी नो यूनिट, नो KC यूनिट. When the number of moles of reactants becomes equals to number of moles of the products, in that case there is no KC unit and there is no KP unit. Got it? That is our first conclusion.
बेटा अगर इसका Kp एक्सप्रेशन निकालना होता तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द Kp एक्सप्रेशन? बिल्कुल इसी तरह से ही आप निकाल सकते हो Kp एक्सप्रेशन भी, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ही होता है वो भी, बट इन दैट केस वी हैव टू मेंशन द पार्शियल प्रेशर. दिस P इज रिप्रेजेंटिंग द पार्शियल प्रेशर. ठीक है, पार्शियल प्रेशर गैसेस के यूज किए जा रहे होते हैं, सो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द गैसेस. कोई भी अगर सॉलिड सब्सटेंस होता है, कोई लिक्विड सब्सटेंस होता है, तो बेटा उसका कोई Kp एक्सप्रेशन नहीं हो सकता. रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. किसी भी गैशियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली इक्वेशन के अलावा सॉलिड या लिक्विड अगर आ जाए आपकी केमिकल इक्वेशन में, तो इन दैट केस इट वुड नॉट हैव एनी Kp एक्सप्रेशन. ठीक है, ना ही Kp यूनिट होएगा. तो Kp क्या होएगा? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. प्रोडक्ट क्या था आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई थी ना, तो बेटा उसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे P. P इज एक्चुअली द पार्शियल प्रेशर एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स वर एक्चुअली concentration, molar concentrations. So P we had HI, तो यहाँ पे भी बेटा वही HI आ जाएगा और इसका स्क्वायर, because we have 2 moles of the square. स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आपने जिस तरह कंसंट्रेशन में 2 लगाया था, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के ऊपर 2 आ जाएगा. गॉट इट? डिवाइडेड बाय partial pressure of H2, because we have only 1 mole of this, तो मल्टीप्लाई बाय या डॉट लगा सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ I2. गॉट इट? बेटा वी हैव टॉर्क. टॉर्क यूनिट यूज कर सकते हो, ATM यूनिट यूज कर सकते हो. वी कैन कैंसिल द इफेक्ट बिकॉज वी हैव 2 मोल्स ऑन द अबव साइड, और डिनोमिनेटर में भी वी हैव 2 मोल्स. तो बेटा दोनों के मोल्स कैंसिल हो जाएंगे. दैट इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पास्कल एंड पास्कल. तो बेटा ये कैंसिल हो गए इसके साथ, दैट्स व्हाई इट हैज़ नो यूनिट. यहाँ पे भी रिजल्ट आपके पास 1 आ गया था. सो होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ. लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड केमिकल रिएक्शन. We have N2. This reaction is very important. That is known as Haber's process. Haber's process की equation है nitrogen when interacts with hydrogen, 3 moles of hydrogen are used. It will give you 2 moles of ammonia. This is very important reaction. ठीक है, कई जगहों पे ये use होता है. So please remember this one. Haber's process. तो इसका Kc एक्सप्रेशन क्या होएगा? It would have Kc, that would be NH3 जो प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स H2. बेटा जो NH3 के मोल्स हैं 2, वो पावर में आ जाएंगे. N2 हैज 1 मोल, हाइड्रोजन हैज 3 मोल्स, तो 3 यहाँ पे पावर में आ जाएंगे. सो नाउ आई एम गिविंग यू अनदर ट्रिक टू फाइंड आउट द Kc यूनिट. बेटा यहाँ पे 2 मोल्स हैं. ऑन द प्रोडक्ट साइड वी हैव 2 मोल्स, ऑन द रिएक्टेंट साइड वी हैव 4 मोल्स. तो बेटा जो डेल्टा N होएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज -2. जो भी रिजल्ट आएगा वही मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर में लिख दीजिए. फॉर एग्जांपल वी नो कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर. यहां पे स्क्वायर आएगा, नीचे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इनटू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का क्यूब आएगा. ऐसा ही है. सो over here we have 2 divided by we have 4. तो बेटा इसको डायरेक्ट सॉल्व करें. जितने मोल्स है प्रोडक्ट्स के माइनस द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस, दैट इज 4. तो आंसर इज मोल -2 dm 3 multiplied by 2, that is 6. So that is your required result.
Similarly, we can use the Kp expression और Kp unit निकाल सकते हैं. Again, Pascal square divided by Pascal 4. तो आंसर would be Pascal to negative. ठीक है, 1 over Pascal square. That is your Kp unit. And this one is your Kc unit. So we will derive another expression of Kc value. और उसके लिए एक एग्जाम्पल हम यूज कर लेते हैं बेटा. दिस वन N2 plus 3H2, it forms 2NH3. तो बेटा इनिशियली हमारे पास होते हैं जस्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कोई भी नहीं होता. ठीक है, इनिशियली वी हैव मोल्स. लेट्स सपोज दिस इज A, दिस इज B, और इनिशियली हमारे पास कोई मोल नहीं होता प्रोडक्ट का. बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट की तरफ फॉर्मेशन और या प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की तरफ आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. तो कुछ ना कुछ यहाँ से कमी होती है, मोल्स की डिडक्शन हो जाती है और वही मोल्स यहाँ पे जनरेट होने लग जाते हैं. B माइनस, बेटा वी हैव टू मेंशन 3x over here. Reason? Because we have 3 moles of hydrogen over here. B minus 3x. This is what we have to mention. And x moles are prepared, will form over here. कितने moles x के बनेंगे? Because we have 2 moles, तो यहाँ पे आपने 2x लिखना होगा. At equilibrium. This would happen at equilibrium state. This would happen when the time is 0. Initial stage पे कोई product नहीं होता, लेकिन जब इक्विलिब्रियम होता है तो वी हैव दिस एक्सप्रेशन. बेटा दिस इज ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ मोल्स, लेकिन कंसंट्रेशन अभी नहीं बनी. कंसंट्रेशन के लिए वी हैव टू डिवाइड ऑल दीज वैल्यूज विथ वॉल्यूम. सो यहाँ पे भी आप इस एक्सप्रेशन को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे. ओवर हियर यू हैव टू डिवाइड विद द वॉल्यूम, ऑन दिस साइड यू हैव टू डिवाइड विद द वॉल्यूम. सो बेटा नाउ दिस इज योर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर वाला एक्सप्रेशन. गॉट इट? लेकिन यहाँ पे हमने जो मोल्स को यूज किया है बेटा वही मोल्स उनके पावर में भी आते हैं. सो इफ वी हैव 2 मोल्स ओवर हियर फॉर अमोनिया, सो वी हैव टू मेंशन द स्क्वायर. इफ वी हैव 3 moles of hydrogen, so we have to mention the cube. We have 1 mole, so we have to mention 1 over here. So beta now derive the Kc expression from this thing. Kc expression is product over reactant. तो product में आपके पास क्या है? That is 4x square divided by v square over a minus x divided by v into b minus 3x divided by v. That would be v cube. इसको अलग cube ले लो और that is your v cube separately. रीजन क्या है? यहाँ पे टोटल बेटा V4 हो जाएगा. सो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन टू सिंप्लीफाई दिस थिंग. 4x स्क्वायर v की पावर 4 है डिवाइडेड बाय, बिकॉज दिस विल कम ओवर हियर और ये v स्क्वायर जो होएगा इट विल मल्टीप्लाई विद दिस थिंग b माइनस 3x का क्यूब. सो वी स्क्वायर और इसको कैंसिल कर दें तो वी विल गेट Kc एक्सप्रेशन फाइनल क्या होएगा? 4x स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर. नाउ क्योंकि 2 और ये 4 है, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस 2. सो दैट वुड बी योर फाइनल एक्सप्रेशन a माइनस एक्स एंड b माइनस 3x. गॉट इट? सो बेटा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. x ओवर v आपसे कहा जाएगा फॉर एग्जांपल यू हैव PCl3 plus Cl2 and PCl5. So what could be its, which one is Kc expression for this particular reaction? आपके पास different values लिखी होंगी. For example, for x square v square over a minus x into
b माइनस 3x, ये एक ऑप्शन होगी, सेकेंड ऑप्शन कोई और दी होगी, थर्ड ऑप्शन कोई और होगी, फोर्थ ऑप्शन कोई और होगी। तो इसका केसी एक्सप्रेशन क्या होएगा? नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस थिंग। PCl3 plus Cl2 and PCl5। तो बेटा PCl5 we have 1 mole over here। इनिशियली तो आपके पास होंगे A, ये होएगा B, ये होएगा 0। तो आफ्टर दैट it would be at equilibrium A minus X, that is B minus X, so it is X। डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास? केसी एक्सप्रेशन वुड बी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो X ओवर V डिवाइडेड बाय A माइनस X B माइनस X ओवर V स्क्वेयर। तो V स्क्वेयर यहाँ पे आके इसको कैंसल आउट कर देगा, दिस वन। तो XV divided by A minus X and B minus X। So बेटा did you observe कि जितने मोल्स हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के और रिएक्टेंट्स के, उनका जो डिफरेंस आ रहा है, प्रोडक्ट 2 माइनस 4 बनता है। यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 बनता है। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा हैं तो उतने ही V आपके पास आएंगे। If you have 2 moles and 1 mole of the product side, 2 minus 1, 1 बचता है ना, तो बेटा एक ही वॉल्यूम ऊपर आएगा। फौरन से ऐसे एक्सप्रेशन को टेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो we have 4 moles, we have 2 moles। सो बेटा 4 minus 2 2 आता है, तो V स्क्वेयर होना चाहिए आपके पास अबव एक्सप्रेशन में। सो फाइनल एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे V स्क्वेयर है, गॉट इट। सो फौरन से आप MCQ को क्रैक कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रिक, गॉट इट। So now I am giving you one expression and this is what you have to find out the Kc expression, और नीचे कमेंट बॉक्स में उसका एक्सप्रेशन लिखना होगा। I am writing that expression over here। You have SO2 plus O2, it forms 2SO3। So this is balanced equation। तो बेटा इसका केसी एक्सप्रेशन X ओवर V की फॉर्मेशन में आपने मेंशन करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो जो क्रैक किया है हमने कॉन्सेप्ट यूज करना है अब उसी को। वी हैव 2 + 1 3 मोल्स और यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो 3 माइनस 2 1 मोल बचते हैं ना। तो बेटा आपके पास जो न्यूमरेटर है वहाँ पे एक वॉल्यूम लाजमी होना चाहिए। सो दैट एक्सप्रेशन वुड बी द करेक्ट वन। सो सिंप्लीफाई करो और अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम कैलकुलेशन पार्ट कि किस तरह से केसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए केसी वैल्यूज को फाइंड आउट किया जा सकता है, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द केपी वैल्यूज। लेट्स हैव अ लुक। बेटा आपको दी यहाँ पे क्वेश्चन PCl3 plus Cl2, it forms PCl5। We can see the expression, the given values of partial pressures of these gases। 5 torr है, 5 torr है, 100 torr है। तो बेटा Kp निकालना है। Kp के लिए वैल्यूज क्या यूज करनी होती थी? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? PCl5 है। तो बेटा this P is the partial pressure PCl5 का, divided by P, that is for PCl3, partial pressure of PCl3, multiply by partial pressure of Cl2, got it? So we just have to put the values and simplify that expression। product क्या है आपके पास? 100 torr given है, divided by 5 है, that is 5 into that is 5 again। So 100 over 25, आंसर इज 4। तो बेटा 4 का यूनिट क्या होएगा? पास्कल डिवाइडेड बाय पास्कल स्क्वायर। सो आंसर इज पास्कल -1। सो दैट इज योर आंसर। 25 100 डिवाइडेड बाय 25 पर पास्कल।
Got it? That is your answer, this one. This is your Kp value. So similarly, we have to find out the Kc value. तो बेटा सेम एक्सप्रेशन यूज करें एंड यू आर गिवन विद द वैल्यूज. सो Kc क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 into 1. सो बेटा आंसर वुड बी 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 क्या आ जाएगा? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5. यस, 2.5 mol per cubic decimeter डिवाइडेड बाय मॉल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर आ जाता तो बेटा -1 फाइनल एक्सप्रेशन में होएगा. दैट वुड बी आवर फाइनल रिजल्ट. सो बेटा Kc और Kp एक्सप्रेशंस को हमने यूज किया. सो इट मीन्स देयर इज सम रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, दीज टू कॉन्स्टेंट्स. तो इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल. उस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT ओवर, सो दैट इज इंटू डेल्टा एन. सो ये दोनों के ऊपर डेल्टा एन होएगा. दिस डेल्टा एन इज द प्रोडक्ट स्मॉल माइनस रिएक्टेंट स्मॉल. तो बेटा जब भी Kp और Kc एक्सप्रेशन इक्वल होएगा, इट इज ओनली हैपनिंग व्हेन वी विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने यूज किया था ना दिस एक्सप्रेशन, वी हैव 2 moles ऑफ द रिएक्टेंट्स, 2 moles ऑफ द प्रोडक्ट. तो बेटा कोई Kc यूनिट नहीं निकला था, तो बेटा यहाँ पे Kp यूनिट भी नहीं था. सो इन दैट केस Kp और Kc इक्वल होएंगे, अदरवाइज Kp और Kc इक्वल नहीं हो सकता. सो दैट इज योर पास्ट पेपर क्वेश्चन एज वेल. Kp और Kc कब इक्वल होते हैं? व्हेन वी विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो बेटा जब Kp when we will have more number of moles of the products, तो बेटा ये डेल्टा एन क्या आ जाएगा? दैट इज पॉजिटिव. ठीक है, तो डेल्टा एन पॉजिटिव होएगा, इसका मतलब है कि Kp की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी. एंड व्हेन वी विल हैव रिएक्टेंट्स के मोल्स ज़्यादा, तो इन दैट सिनेरियो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के एक्सप्रेशन से विल गेट द नेगेटिव डेल्टा एन. नेगेटिव डेल्टा एन की सूरत में Kp वैल्यू स्मॉल हो जाएगी. Got it? Kp value small हो जाएगी. So Nr is greater than Np. Number of moles of reactant is greater than number of moles of product. In that case, बेटा जो Kp होएगा that is smaller. और जब number of moles of product ज़्यादा होंगे number of moles of reactant से, in that case Kp value is bigger. ठीक है, जब डेल्टा n पॉजिटिव होएगा Kp बिगर वैल्यू होएगी, जब डेल्टा एन नेगेटिव होएगा तो Kp वैल्यू स्मॉल होएगी. होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको कवर अप हो गया होएगा. सो बाय यूजिंग दीज थिंग्स एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चंस. और ये Kp Kc एक्सप्रेशंस किस तरह से हमने Kp वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और Kc वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, कैलकुलेट करना होता है. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनर कैन आस्क. और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑब्जर्व ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल और किस तरह से Kc एक्सप्रेशन पे टेम्परेचर का अफेक्ट होता है या इक्विलिब्रियम जब अचीव हो चुका होता है. वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, इन द प्रीवियस बोर्ड के इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है. तो बेटा जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट ना हो, इफ विल ऐड समथिंग तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा. इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर या डिक्रीज द टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. या अगर आप प्रेशर चेंज कर देते हो किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, प्रेशर को आपने इन्हांस कर दिया है और आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया है, तो तब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल विल एक्सप्लेन कि हाउ टू रीगेन दैट इक्विलिब्रियम अगेन और किस तरह से सिस्टम इटसेल्फ रेजिस्ट करता है टू दैट स्ट्रेस, उस स्ट्रेस
की वजह से जो अफेक्ट क्रिएट हुआ है उसको किस तरह से नलीफाई करता है. दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन द ली शाटलियर्स प्रिंसिपल इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह.